हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और हमारे पास है चैप्टर सॉल्यूशन। तो बच्चों देखते हैं पिछले नीट के पेपरों में सॉल्यूशन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस किस टाइप के कंसेप्ट आपको सीखने हैं। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो उनसे आपको कितना फायदा हो रहा है, तो ये सब चीजें आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको मेरे साथ भी सॉल्व करते जाना है और सीखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में दो क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है बच्चों, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होता है। तो यहां पे बच्चों देखो डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो डेल्टा एच इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट विल बी राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा बी। एक चीज आपको ध्यान रखनी बच्चों कि डेल्टा जी एंड डेल्टा एस कभी भी जीरो नहीं होते हैं, यानी एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कभी भी जीरो नहीं होते। ठीक है, तो डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होता है। दूसरा, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइजियोट्रोप्स। तो आपको मैंने दो टाइप के आइजियोट्रोप बताए थे, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल करके मैंने आपको वहां पे बताया था। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइजियोट्रोप है उसका एग्जांपल है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जैसे मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि बच्चों जिन फॉर्मूलाज में वेट यूज होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, जिन फॉर्मूलाज में वॉल्यूम यूज होता है वहां पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी में बच्चों वॉल्यूम यूज होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर वॉल्यूम यूज होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट हुई। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट परसेंटेज, इसमें वेट बाय वेट चलता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, if molality of the dilute solution is double, the value of molar depression constant यानी kf will be। तो बच्चों मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी kf किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट नेचर, न कि सल्यूट पर। तो इसीलिए बच्चों मोलैलिटी इसके थ्रू अफेक्ट होगी। अगर आप मोलैलिटी को चेंज करो तो केएफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आंसर यानी अनचेंज। ठीक है, हाँ अगर मैं डेल्टा टीएफ की बात करूं तो ये बच्चों मोलैलिटी पे असर करता है, देखो ठीक, क्योंकि जो डेल्टा टीएफ है वो सल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर। तो डेल्टा टीएफ अफेक्ट होगा लेकिन केएफ अफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct, assuming that the temperature is constant and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर बच्चों बेंजीन और टॉल्विन दो लिक्विड है और दोनों का जो मोल है वो 1:1 मोल हम यूज करेंगे और दोनों को मिला के हम एक सोल्यूशन बनाएंगे। अब ये बोल रहा है कि उस सोल्यूशन में ज्यादा वेपर किसकी होंगी या कम वेपर किसकी होंगी। तो यहां पर दिया है वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, बेंजीन के लिए कितना है 12.8 किलो पास्कल और टॉल्विन के लिए कितना है 3.85 किलो पास्कल। सीधी सी बात है, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बेंजीन की वेपर ज्यादा बनेगी। तो बच्चों यहां पर जो है आंसर हो जाएगा द वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन की वेपर ज्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है। बाकी तीनों ऑप्शन आप देख लीजिए, उनमें से डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉन्ट हाफ फैक्टर आई फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस। और जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन, प्रोड्यूस। ये तो हुआ।
तो यहाँ पे आप BaOH को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो कितने आयन बनेंगे? एक Ba बनेगा और 2 OH बनेंगे, ऐसा तो हुआ। तो टोटल आयन कितने में बच्चों? 3। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन? देखो, आइडियल सोल्यूशन के लिए एंथैल्पी चेंज 0 होता है, ये भी ठीक है। डेल्टा यू मिक्स, ये भी ठीक है। डेल्टा पी ऑब्जर्वेशन माइनस कैलकुलेशन 0 होता है, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी वो कभी भी 0 नहीं होते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इट विल बी राइट आंसर, यानी डी विल बी इनकरेक्ट। 7, a gas such as carbon monoxide would be most likely to obey ideal gas law at। तो बच्चों, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर तब शो करेगी जब वो हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ध्यान रखिए ना, जैसे मैंने आपको हेनरी लॉ में बताया था कि हेनरी लॉ में बहुत सारी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते, लेकिन कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। एक, वो हाई टेम्परेचर पर होनी चाहिए और लो प्रेशर पे होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन? तो हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढना है सल्यूट का। चलो, अगर मैं बच्चों यहां पर सल्यूट को ए लिखूं और सॉल्वेंट को मैं बी लिखूं, तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? एक्स बी। ये तो होगा। अच्छा, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, जिसको मैं Na से रिप्रेजेंट कर दूंगा बाय टोटल मोल, तो Na प्लस Nb। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, देखो यहां पर जो Na है, Na के यहां पर मोल दे रखा है 1 मोलल, है ना, 1 मोलल एक्वल सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ Na के जो 1 मोल है वो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो Na का तो हमें मालूम चल गया। अब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है वाटर। तो अब हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, ठीक है। तो वाटर का हमें यहां पर वेट दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है। तो सॉल्वेंट का वेट यानी W बाई M, ये तो होता है। तो और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो ये पर निकल के आ जाएगा 55.55, ठीक है। तो इतना इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब दोनों के नंबर मोल मालूम चल गए, यानी जो NB है वो इसकी वैल्यू क्या होगी? है 55। अब देखो, XA इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 55.5 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 0.0176 आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सोल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। हमारे पास 2 सोल्यूट है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। दोनों के मोल सेम है, यानी अगर ये 0.2 मोल है तो ये भी 0.2 मोल, ठीक। यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाई से ज्यादा है, ये तो हुआ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बच्चों, किसी भी सल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सल्यूट कितने नंबर ऑफ आयन बना रहा है। अगर मैं सल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट को TB से रिप्रेजेंट करूं तो TB इक्वल टू होता है बच्चों KB इंटू M इंटू I, यानी वो वांट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। और वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो I की वैल्यू है वो ज्यादा होगी 1 से, कब? जब मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा, ऐसे कुछ बताया था। और I की वैल्यू कम होगी 1 से जब मॉलिक्यूल क्या होगा? एसोसिएशन होगा, है ना। तो बच्चों, मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है।
तो यहां पर हमें ये देखना है कि X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन द वाटर। नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following electrolyte has the same value of want of factor I as Al2SO4 का होल थ्राइस if 100% आयोनाइज्ड अगर हमारा सल्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि Al2SO4 के लिए Al2SO4 का होल थ्राइस वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय ए सल्यूट। Al2SO4 को अगर हम डिग्रेड करेंगे तो यहां पर जो है दो तो Al बनेंगे और सल्फेट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, है ना। ठीक, तो 3 आयन ये हुआ, 2 आयन, टोटल कितने आयन हुए, 5, यानी आई की वैल्यू कितनी हुई, 5। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से 5 आयन कौन बना रहा है। देखो बच्चों K2SO4 कितने बनाएगा, 1 SO4, ये 3 बनाएगा। ये कितने बनाएगा, 3 और 1 4, ये 4 बनाएगा। ये कितने बनाएगा, देखो 3 K बनाएगा और 1 FeCN6 बनाएगा, यानी ये भी 4 बनाएगा। डी वाला ये 4 और 1 5, ये 5 आयन बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। देखो K4FeCN6, ठीक है। इसको अगर हम डिग्रेड करते हैं तो 4 तो पोटेशियम बनेंगे और 1 बनेगा बच्चों FeCN6 का माइनस। तो 4 और 1 5, तो गए 5, दोनों के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। ये वाला एंट्रोपी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होती आइडियल सोल्यूशन के लिए। डेल्टा H और डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा P भी 0 होता है। तो बच्चों बी विल बी द करेक्ट। देखो बच्चों यहां पर पूछा है ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहां पर बच्चों मोलरिटी सबकी सेम है। अब हमें यह देखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम करते हैं डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट। तो यहां पर आता है बच्चों के एफ इंटू एम इंटू आई। के एफ सबके लिए सेम है क्योंकि सॉल्वेंट एक्वस है, एम सबके लिए सेम है क्योंकि सबकी मोलरिटी एक जैसी है, लेकिन बच्चों आई सबके लिए सेम नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस विल बी मोर, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विल बी मोर, क्योंकि आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि कोई सल्यूट नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे यानी आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन करेगा। देखो KCl के लिए टोटल कितने आयन बनेंगे, 2, एक के और एक। ग्लूकोज के लिए केवल एक ही आयन बनेगा क्योंकि ग्लूकोज कभी भी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता है। Al2SO4 में टोटल कितने बनेंगे, 2 Al होंगे और SO4 3 होंगे, यानी टोटल 5। K2SO4 में टोटल कितने होंगे, 2 और 1 3। यस, तो अब देखो नंबर ऑफ आयन किसमें ज्यादा बन रहे हैं, सी वाले में, वैल्यू यहां ज्यादा होगी तो ये सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉज करेगा। 30, PA and PB are the vapor pressure of pure liquid components A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be। तो इसमें बच्चों आपको एक फॉर्मूला ही याद रखना है बस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, PB प्लस XA PA माइनस, तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। अगर मैं आगे चलूं तो बच्चों PT होता है PA नॉट इंटू XA और PB नॉट इंटू XB, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, XB की जगह में 1 माइनस XA रखो तो अपना भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। 40, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है, इतना। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो ये KF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट तो है -1.86, ठीक है, वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं। आगे देखो, इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 इज डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ H2O,
द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय इतना, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, आई कैलकुलेट करना है। और दे क्या रखा है, देखो Kf की वैल्यू दे रखी है डेल्टा Tf। डेल्टा Tf का मतलब होता है Tf0 माइनस Tf, ठीक है। अच्छा, अब जो है वेट दे रखा है सल्यूट का, वो है 5 ग्राम, और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, यानी इसको W2 मान लो, इसको W1 मान लो, ये कितना है 45 ग्राम, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन चेंज्ड, यानी डेल्टा Tf भी दे रखा है इन्होंने, डेल्टा Tf कितना है -3.82, है ना, ये भी दे रखा है, यस। अब बच्चों आई निकालना हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो डेल्टा Tf इक्वल टू आई इंटू Kf इंटू एम, ठीक। और आई की वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू डेल्टा Tf बाई Kf इंटू एम, ठीक। तो अब हमें देखो डेल्टा Tf हमारे पास है, m हमें पता करना है और Kf हमें, तो बस हमें m की पता करनी है। तो m का मतलब होता है मोलैलिटी, तो m इक्वल टू होता है बच्चों W बाई एम इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारे पास W कितना है, W है हमारे पास देखो 5, और इसका मॉलिक्यूलर मास आता है, यानी सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है 142, निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोलर मास ऑफ Na2SO4 इक्वल टू 142, ठीक है। तो 142 इंटू 1000 बाई वाटर का वेट कितना है 45, तो बच्चों ये पूरी कहानी निकल के आती है 0.78। तो ये हमारे सल्यूट का मोलैलिटी आ, ठीक है। तो एम भी मालूम चल गया। तो अब आई इक्वल टू डेल्टा Tf कितना है 3.82, ठीक है। और उसके बाद Kf की वैल्यू कितनी है 1.86, ठीक है, और इंटू 0.78, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2.63। तो 2.63 कहीं दिख रहा है, यस, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 15, the want of factor I for a compound which undergo dissociation in one solvent and association in other solvent। तो बच्चों अगर I डिसोसिएट होता है तो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और I अगर एसोसिएट होता है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिसोसिएशन, और यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, तो अब पता कर लो कैसे हो रहा है। तो अगर डिसोसिएशन होता है तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 16, पूछा है एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें Ki की मोलैलिटी 1 मोल है, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, और इनमें से उसके वेपर प्रेशर को क्या चेंज करेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो किससे मिलकर बना है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बच्चों इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, इस सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो अगर आप सॉल्यूट को और ऐड करते जाओगे तो वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप सॉल्वेंट को ऐड करोगे तब वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे दिया एडिशन ऑफ NaCl, सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है ए, बी और सी में सॉल्यूट का एडिशन हो रहा है, जबकि डी में एडिशन ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है। तो बच्चों सॉल्वेंट के एडिशन होने से सरफेस एरिया बढ़ेगा उस सॉल्वेंट का, यानी उस सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 17, ये पूछ रहा है कि सुक्रोज का एक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम सुक्रोज के इतने ग्राम को इतने ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, डेल्टा Tf इक्वल टू Tf0 माइनस Tf। तो बच्चों ये जो Tf0 है वो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है,
और जो TF है वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें इस TF का मालूम करना है। अच्छा, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होने वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें बच्चों TF मालूम करना है, लेकिन TF मालूम करने के लिए हमें डेल्टा T को पहले पता करना होगा। ठीक है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर KF की वैल्यू दे रखी है, देखो KF की वैल्यू दे रखी है, और हमें मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी कैसे निकालोगे, मोलालिटी इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। चलो इसको मैं W1 लिख देता हूं, इसको W2 लिख देता हूं, ठीक रहेगा। तो आप देखो W1 कितना हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 68.5, 68.5। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 342 इंटू 1000 ग्राम, 1000 बटे 1000। तो बच्चों यहाँ पे निकल के आएगा 0.2 मोल। ठीक है, तो अब मोलालिटी हमें मालूम चल गई है। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना है यहाँ पर 1.86 इंटू 0.2, ये निकल के आता है बच्चों 0.372, कितना निकल के आ गया। तो डेल्टा TF हमें मालूम चल गया। अब बच्चों ये वाला देखिए, TF हमें मालूम करना है, तो डेल्टा TF कितना है 0.372 माइनस TF इक्वल टू 0 माइनस TF, तो TF इक्वल टू 0 माइनस 0.372 इक्वल टू माइनस 0.372, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आ रहा है A। ठीक है, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If the sodium carbonate dissociate completely, the molar concentration of sodium ion and carbonate ion are respectively. तो यहां पर बच्चों हमें सोडियम आयन की और कार्बोनेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी मालूम करेंगे। ठीक है, तो M इक्वल टू W बाई M इंटू 1000 बाई B, ये तो हुआ। तो W कितना हमारे पास 20.53 और N2CO3 का मोलर मास होता है बच्चों 106 इंटू 1000 बाई 250, तो ये पूरा निकल के आता है 0.955 मोलर। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी पहले हमने मालूम कर ली, जो क्या है 0.955 मोल पर लीटर। अब बच्चों देखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो दो तो सोडियम आयन बनेंगे 2Na प्लस और एक कार्बोनेट आयन बनेगा। सपोज मान लिया जाए सोडियम कार्बोनेट X मोल है, तो यहां पर बनेगा 2X और यहां पर बनेगा X। तो बच्चों X की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मोलैरिटी कितनी है 0.955, तो 2x कितना होगा, 2x इक्वल टू 2 इंटू 0.955 इक्वल टू 1.910 मोल पर लीटर। और ये किसकी मोलैरिटी आ गई बच्चों, ये सोडियम आयन की मोलैरिटी आ गई। और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी कितनी होगी, जितनी सोडियम कार्बोनेट की है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये होगा, समझ में बात आ गई। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, पहले हमें सोडियम आयन की देखनी, फिर कार्बोनेट की देखनी, तो B। तो सोडियम आयन की 1.910 m और कार्बोनेट की 0.955 m। ठीक है, 90। यहां पर क्या पूछ रहा है, 0.0020 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये दे रखा है, फ्रीज एट कितने डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर विल बी। तो दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर बच्चों हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन प्रोड्यूस, आयन प्रोड्यूस, इसका मतलब आयन प्रोड्यूस किससे पता चलेगा, आई, मॉल्ट ऑफ फैक्टर हम मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा सीधी सी बात है बच्चों, अगर मैं इस कंपाउंड को लूं और इसका 1 मोल लूं, देखो
CONH3 का 5 एंड NO2 और यहाँ पे है बच्चों Cl। इसको अगर मैं डिसॉल्व करूं तो कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे, एक ये और एक ये। तो बनेंगे CONH3 का 5 NO2। एक तो बच्चों ये बनेगा, ये पॉजिटिव आयन होगा और प्लस Cl माइनस। तो टोटल कितने आयन बने? 2 आयन बने। इसका मतलब जो I है वो कितना है? 2 है। एक तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा A। अब दूसरे तरीके से अगर आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? देखो, हमें KF दे रखा है, ठीक है, और मोलैलिटी दे रखी है, ठीक। तो देखो डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M इंटू I, और I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M, ठीक है बच्चों। अब I के लिए हमें डेल्टा TF की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा TF को कैसे निकालोगे? देखो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो TF क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF क्या है? उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट कौन सा? एक्वस। यहां पर लगेंगे 0 माइनस 0.00732। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल 0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, डेल्टा TF। तो अब क्या करेंगे? देखो सीधे I की वैल्यू निकालेंगे, तो 0.00732 बाई KF कितना है? 1.86 इंटू मोलैलिटी कितनी है? 0.0020। तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों 1.96, लगभग 2 के बराबर। आंसर हो गया 2, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 20। ये पूछा है कि 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन वीक एसिड HX is 20% ionized if KF for the water is 1.86, the lowering the freezing point of the solution is, यानी हमें मालूम करना है डेल्टा TF, ठीक है, ये मालूम करना है। और सब जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू M इंटू I, ठीक है। अच्छा KF हमें दे रखा है, M भी हमें दे रखा है, देखो ना, M भी दे रखा है और KF भी दे रखा है। तो हमें क्या मालूम करना है? I मालूम। I कैसे मालूम करेंगे? देखो, तो HX हमने लिया, इसका आयोनाइजेशन करना है, तो क्या बनेगा? H प्लस NX माइनस। सपोज इसके हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन में अल्फा मोल थे, तो यहाँ 0 और 0 इनिशियल। जब इक्विलिब्रियम हो गया तो यहाँ अल्फा मोल हुए, यहाँ भी अल्फा मोल हुए, ये हुआ 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों टोटल हमारे पास कितने मोल बचे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा काट दो तो वह 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो कितने मोल बचे अब आयनाइजेशन के बाद? 1 प्लस अल्फा। तो आई का अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मोल डिसोसिएट 1 प्लस अल्फा बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितने होते हैं? 1, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब देखो अल्फा बराबर, तो बच्चों देखो अल्फा इक्वल टू 20% आयोनाइज्ड। अल्फा मतलब आयोनाइजेशन, ठीक है। तो 20% आयोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2/100, ये हुआ 0.2। तो अल्फा मतलब 0.2। तो अब क्या हुआ? I इक्वल टू 1 प्लस 0.2 इक्वल टू 1.2। ये देखो अब I की वैल्यू कितनी है? 1.2। अब ऊपर से हम कर सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना है? 1.86 इंटू M कितना है? 0.5 और I कितना है? 1.2 इक्वल टू होता है बच्चों 1.12 केल्विन। ये इतना, तो 1.12 केल्विन कहीं दिख रहा है? सी, हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, देखो क्या बोला, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाय मास एंड इसकी डेंसिटी कितनी है? इतनी, ठीक है। इतना हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन में। अब हमने कितना बनाना है? कि हमने बनाना है 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन 1 लीटर का। तो हमें कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कितना हम जो है वाटर में
कि उसका वॉल्यूम मेकअप करके हम 1 लीटर पहुंचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन और ये हमारा जो है यानी इनिशियल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले M2 मतलब फाइनल सोल्यूशन का मोलरिटी कितने है 0.1 और फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो M1 पहले वाले सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी है नहीं पता है, लेकिन इसका वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें मालूम करने हैं, मोलरिटी एज वेल एज वॉल्यूम। अब देखो बच्चों हमें मोलरिटी एंड वॉल्यूम मालूम करना है। देखो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 98% H2SO4 का मतलब क्या हुआ, 98 ग्राम H2SO4 कितने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये तो हुआ। ठीक है, तो अब हमें सोल्यूशन का वेट भी मालूम चल गया है और उस सल्यूट का वेट भी मालूम चल गया है, H2SO4 का वेट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल मालूम कैसे करेंगे 98 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 98, ये W/M, तो इसके नंबर ऑफ मोल हो गए 1। ठीक है, अच्छा अब इसकी मोलरिटी मालूम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल को हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक, लेकिन सोल्यूशन हमें ग्राम में दे रखा है, पहले इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100 बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.80, तो बच्चों ये आ जाएगा 53.76 ml, और इसको अगर लीटर में लिखना चाहो तो 0.0537। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे H2SO4 की मोलरिटी ऑफ H2SO4 बाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना है 0.0537, तो बच्चों ये निकल के आता है 18.62 मोल पर लीटर। ये देखो अब हमें जो है वॉल्यूम मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम हमें चाहिए 1 लीटर 0.1 मोल बनाने। ठीक है, चलो अब देखो V1 की बात करेंगे, तो V1 इक्वल टू M2V2 बाई M1। ठीक है, तो M2 कितना है बच्चों 0.1, V2 कितना है 1। ठीक है, अब हमारे पास M1 कितना है 18.62। ठीक है, तो ये बच्चों निकल के आता है 0.0053 लीटर यानी 5.3 ml। ये किसके नजदीक आ रहा है बच्चों, ये देखो डी 5.55 ml। थोड़ा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, आंसर हो जाएगा डी 22। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, तो जब ऑस्मोसिस होता है तो जो वाटर का फ्लो होता है वो किससे किसकी तरफ होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ले लिया वाटर यानी ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, और यहाँ हमने ले लिया शुगर सोल्यूशन यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको बोला था कि हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन से और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाता है, यानी फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ओनली। ठीक है, 23 ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल इज, तो बच्चों ये आता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, इथेनॉल और एसीटोन का पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कार्ब ऊपर की तरफ जाए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा सोल्यूशन। 24 क्या बोल रहा है 1.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिसका मोलर मास 250 ग्राम पर मोल दे रखा है was dissolved in 51 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है और उसका इन्होंने वेट भी दे रखा है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेट भी दे रखा है। ठीक, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोवर्ड बाय, तो बच्चों सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम होगा, तो हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे, हमें मालूम करना है डेल्टा TF, तो डेल्टा TF हमें यहाँ पे मालूम करना है कितना कम होगा। तो बच्चों डेल्टा TF होता है हमारा KF इंटू M।
ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फैक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, KF दे रखा है, केवल हमें M निकालना है, तो M का मतलब हुआ मोलालिटी। तो जब कोई सल्यूट किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उसकी मोलालिटी कैसे करेंगे? W बाई M इंटू 1000 बाई W1 और W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 1। वेट ऑफ सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 250 इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 51.2 ग्राम है ना, 51.2। तो बच्चों ये निकल के आता है 0.0781। ये हमारे क्या हुआ? मोलालिटी। ठीक है, अच्छा M मालूम चल गया, अब हमें केवल TF को आसानी से मालूम करना। ठीक है, तो देखो KF की वैल्यू कितनी हमारे दे रखी है? 5.12 इंटू M कितना आया बच्चों? 0.0781। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.399, नियर बाई 0.4। ठीक है, तो आंसर आएगा A 25। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर dm क्यूब ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलिकुलर मास भी दे रखा है, इज with 5% solution of a non-volatile solute. The molecular mass of this non-volatile solute is। तो आप देखो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया W बाई M। ठीक है, तो यूरिया के कितने ग्राम है? 10 और ये कितना है? 60, यानी 1/6। ठीक है, अब बच्चों हमें मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? अगेन W बाई M। ठीक है, अच्छा तो वेट बाई मॉलिक्यूलर। तो आप देखो 5% हमें दे रखा है, 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 1000 ग्राम में कितना होगा? 50 ग्राम इन 1000 ग्राम सोल्यूशन, यानी हमें पर डीएम स्क्वायर में निकालना है, तो इसको पर 1000 ग्राम में हमें लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा बच्चों? 50। तो यहां पर हम लिखेंगे 50 बाई M। अब दोनों सोल्यूशन एक दूसरे से आइसोटोनिक है, तो कैसा आ जाएगा? 1/6 इक्वल टू 50 बाई M, यानी M इक्वल टू 300। आंसर हो जाएगा बच्चों 300 ग्राम पर मोल, यानी B 26। The mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution। तो बच्चों सल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको अगर मैं XA से डिनोट करूं तो XA बराबर होता है NA, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय टोटल मोल, NA प्लस NB, सब लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो NA है यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितना है? 1 मोलर दे रखा है ना, तो Na बराबर 1 मोलर। और NB क्या है? एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस का मतलब वाटर है ना, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करेंगे? वाटर का जो यहां पर वेट है वो है 1000 ग्राम, ये तो है, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो बच्चों यहां निकल के आता है 55.5 मोल। तो NB बराबर हो जाएगा 55.5। तो अब देखो XA बराबर 1/1 प्लस 55.5, यानी 1/56.5। तो ये बच्चों निकल के आता है 0.0176, यानी 0.018। तो 0.018 कहां है? तो 26 का C। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ रहा है कि एक सोल्यूशन है जो बना है पेंटेन से और हेक्सेन से। पेंटेन के कितने मोल है? 1 मोल, और हेक्सेन के कितने मोल है? 4 मोल। अब इनका जो प्योर प्रेशर है वो था बच्चों 440 mm फॉर पेंटेन और 120 mmHg फॉर हेक्सेन। ठीक है, प्योर प्रेशर। तो ये बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो पहले फॉर्मूला लिख लो कि हमें क्या मालूम करना है। तो अगर मैं पेंटेन को A मान लूं और हेक्सेन को B मान लूं, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ पेंटेन इज डिनोटेड बाय YA इक्वल टू
पी ए बाई पी ए प्लस पी, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन का हमें मालूम करना पड़ेगा। ये अब सबसे पहले आपको पीए मालूम करना पड़ेगा, फिर पी भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, पीए मालूम करने के लिए क्या चाहिए आपको? पी ए का नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी मालूम करने के लिए ये चाहिए पी बी का नॉट एन एक्स ए। ठीक है बच्चों, सॉरी एक्स बी, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, पी ए नॉट और पी बी नॉट हमें दे रखा है, देखो पी ए नॉट ये रहा और पी बी नॉट ये रहा। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों? दोनों के मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों देखो, पेंटेन के और हेक्सेन के नंबर ऑफ मोल आपको मालूम, तो एन ए बराबर कितना होता है? 1, यानी वो 1 मोल है, और एन बी बराबर कितने हैं? 4 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल दे रखे, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा? देखो एक्स ए बराबर 1/5 यानी 0.2, और एक्स बी बराबर 4/5 यानी 0.8। तो अब हमें ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन दोनों मालूम चल गए, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन यहीं से देखो अब है ना, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट कितना है? 440 गुणा, और एक्स ए कितना? 0.2, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 88। ठीक है, एच। दूसरा है पी बी इक्वल टू, पी बी का प्योर प्रेशर कितना है? 120 इक्वल टू 0.8, ये आ जाएगा बच्चों 96। तो दोनों का अब हमने जो है पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिया। तो अब हमें जो है पेंटेन के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो वाई ए इक्वल टू, पी ए कितना था बच्चों? 88 बाई 88 प्लस 96। ठीक है, 88 बाई 184, तो ये निकल के आता है 0.478। तो 0.478 का है बच्चों डी, तो आंसर हो जाएगा डी 28। इस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, और मोलर मास दे रखा है 56 ग्राम पर मोल, बॉइल होता है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 kg per mole respectively, the above solution will freeze at। तो सोल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी। तो ये बच्चों सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर एक्वस है ना, वाटर है, और टीएफ जो है ये सोल्यूशन है। तो ये पहले हमें मालूम करना है टीएफ। तो इसी के पीछे पूरी लड़ाई के सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो। तो सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ हम कैसे मालूम करेंगे? देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है ए बी इंटू एम। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? देखो डेल्टा टी एफ बाई डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ बाई के बी। आप देखो हमारे पास डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, डेल्टा टी बी दे रखा है और के एफ भी दे रखा है, के बी। डेल्टा टी बी दे रखा है, देखो ये वाला। तो बच्चों देखो के एफ दे रखा है, के बी दे रखा है, हमें निकालना है डेल्टा टीबी। तो सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालो, टीबी। ठीक है, डेल्टा टीबी होता है बच्चों टीबी माइनस टीबी 0। ठीक है, तो टीबी कितना यहाँ पर 100.18, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो 100.18। ठीक है, और माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो बच्चों ये आता है 0.18। अब हमें डेल्टा टीबी मालूम चल गया, तो अब डेल्टा टीएफ आसानी से मालूम कर सकते। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डेल्टा टीएफ इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू के एफ बाई के बी। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना था 0.18, के एफ कितना दे रखा ऊपर 1.86 बाई के बी कितना है 0.512। ठीक है,
ये निकल के आता है बच्चों 0.654 डेल्टा टीएफ की वैल्यू। ठीक, तो अब हमें बच्चों टीएफ निकालना आसान हो जाएगा। और देखो 0.654 इक्वल टू 0 माइनस टीएफ, तो टीएफ इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0.654 इक्वल टू माइनस 0.654 माइनस 0.654, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 29, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of the solution is obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be. तो टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है उस सोल्यूशन का। तो P बराबर होता है बच्चों PA प्लस P, ऐसा कुछ होता है राउंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें PT मालूम करना है, लेकिन PT मालूम करने के लिए हमें PA और PB की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो PA है इसको मैं A लिक्विड मान देता हूं और जो Q है उसको मैं B लिक्विड मान देता हूं ताकि आसानी हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों PA होता है हमारे पास PA नॉट प्लस सॉरी इंटू एक्स और PB बराबर होता है PB नॉट। ठीक है, तो PA नॉट और PB नॉट तो दे रखा है 80 और 60 टॉर। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 3 और 2 और उनके मोल फ्रैक्शन मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो XA बराबर NA बाई NA प्लस NB। तो देखो A के मोल कितने हैं 3, टोटल मोल कितने हैं 5, 3 बाई 5 0.6 और XB कितना का 1.0.6 इक्वल टू 0.4 हो गया। तो X से X भी मालूम चल गया। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे इसको। तो देखो PA बराबर PA नॉट कितना है, PA नॉट है 80 इंटू 0.6, तो बच्चों ये आता है 48 mmHg, सॉरी mmHg में टॉर में आएगा ये ना टॉर। और PB बराबर है 60 इंटू 0.4 यानी 24 टॉर। ठीक है, तो अब हमने दोनों लिक्विड का पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला PT वाला। ठीक है, तो PT बराबर PA कितना है 48 और PB कितना है 24, तो 8 और 4 बारी का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 72 टॉर। 72 टॉर कहीं दिख रहा है। ठीक, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था हमारे पास नीट सोल्यूशन का प्रीवियस ईयर। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, कोई चीज दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।